गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपकी वर्कशीट नंबर 69 जो आपके हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद की पुनरावृत्ति है या रिवीजन कह सकते हैं। आज जो क्वेश्चन आए हैं वो 3 और 5 मार्क्स वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की। फ्रांसीसी क्रांतिकारी जिन्होंने फ्रांस में क्रांति की थी, उन्होंने फ्रांस के लोगों में मतलब उनमें एक साझा पहचान या भावना कैसे पैदा की। तो इसका आंसर है पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचारों पर बल दिया। मतलब वो विचार वो लेके आए क्रांतिकारी फ्रांस के, जिससे सब में साझा भावना पैदा हो। तो पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचारों पर बल दिया। ऐसे समुदाय जिसको संविधान द्वारा ऐसा समुदाय बन जाए, मतलब नागरिक और भूमि जैसे विचारों को लाकर ऐसा संयुक्त समुदाय बनाने की उन्होंने कोशिश की, जिसको एक संविधान के द्वारा समान अधिकार प्राप्त थे। नंबर 2, उन्होंने अंततः एक नई फ्रांसीसी झंडा बनाया, तिरंगा झंडा बनाया, ताकि लोगों को लगे कि हाँ वो सारे एक फ्रांस देश के नागरिक हैं, जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली थी। और एक तो पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार लाकर उन्होंने एक ऐसा संयुक्त समुदाय बनाने की कोशिश की थी, जिसको एक संविधान द्वारा समान अधिकार मिले हुए थे। दूसरा, उन्होंने देश के लोगों के बीच में राष्ट्रवाद लाने के लिए तिरंगा वो झंडा बनाया, जो तिरंगा झंडा था उसने पुरानी राजध्वज की जगह ले ली थी। 3 नंबर, एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, जिसमें अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों को समान कानून के लिए मतलब कि एक ऐसी व्यवस्था तैयार की गई जिसमें फ्रांस के अंदर रहने वाले लोगों के लिए एक समान कानून बनाए गए, ताकि फ्रांस के लोगों के अंदर एक ही समूह का सदस्य होने की भावना आ सके। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए। जो बाहर से आने सामान आने और बाहर जाने सामान बेचने जो बिकने जाता था, उस पर जो पहले शुल्क लगता था, जो फ्रांस से बाहर भी जाता था और फ्रांस से अंदर भी आता था बिकने के लिए। और बाहर, और आपको पता वहाँ पे नाप तोल के जो पैमाने थे थोड़ी सी क्षेत्र के बाद बदल जाते थे। तो फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने उनको भी एक समान बनाया, ताकि मतलब लोगों को लगे कि हाँ फ्रांस के एक ही क्षेत्र में एक समान लोग रह रहे हैं। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया। जो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत सारी वहां पे भाषाएं बोली जाती थी, उनको वो करके दरकिनार करके उन्होंने फिर एक साझा भाषा बनाई, ताकि एक भाषा बोलने वाले जो लोग होते हैं उनमें भी साझा भाव पैदा हो जाता है। तो जो ज्यादा बोलियां बोली जाती थी उनको खत्म करके इन्होंने जो फ्रेंच भाषा है, जो पेरिस में बोली भी जाती थी, लिखी भी जाती थी, उसको राजभाषा बना दिया था। इन इन, इन मतलब ये सारी वो कोशिशें थी जो फ्रांस के लोगों के अंदर फ्रांस के लोग प्रति प्यार जगाने की कोशिश की गई थी, ताकि फ्रांस के लोग एक ही देश का होने की भावना के साथ राष्ट्रवाद आ सके, तो वो मतलब जो वहां पे गलत हो रहा था उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ सके। सेकंड क्वेश्चन है, नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। आपको भी पता है नेपोलियन जब आया था तो उस टाइम लोकतंत्र आ चुका था, तो वो राजतंत्र लेकर आया था। तो अगर उसने टिके रहना था तो जो नए बदलाव हो चुके थे उनको लागू करना जरूरी था। तो वो राजतंत्र में भी उसने ऐसे बदलाव किए कि लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया था। लेकिन बाद में जब उसकी पता चला कि वो क्या करना चाहता, तो फिर उसके विरुद्ध हुए थे लोग। नहीं तो उसने वो सारे बदलाव किए थे जो लोकतंत्र ही सरकारें करती हैं, जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया। समीक्षा कीजिए। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, जन्म आधारित विशेषाधिकार। एक तो नेपोलियन ने आके अपनी एक वो करी थी, कानूनों की बुक बनाई थी, जिसको नागरिक संहिता या नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। उसमें जो पहले अमीर लोगों को जन्म से विशेष अधिकार मिले हुए, जैसे नागरिक सॉरी
ये पादरी कुलीनबर्ग वगैरह अमीर लोगों को जन्मदार जो विशेष अधिकार मिले हुए थे वो खत्म कर दिए गए। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। सबको कानून के सामने बराबरी का वो दिया अधिकार इसने। और संपत्ति का जो अधिकार था वो भी सुरक्षित, लोगों का के लोग अपनी संपत्ति रख सकते हैं। उसने फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में प्रशासनिक जो जिस जिस जो जो क्षेत्र फ्रांस के अंदर आता था उसके जो विभाजन था फ्रांस का उसको भी आसान बनाया। जैसे हमारा देश कई राज्यों में बटा हुआ है, ऐसे ही फ्रांस का वो जो विभाजन था उसको भी उसने सरल बनाया था और सामंती व्यवस्था को खत्म किया था। सामंती व्यवस्था के तहत बड़े बड़े जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो किसानों से सामंती कर लेते थे, मतलब उससे पैसा कर भी लेते थे, प्लस उससे अपने घर में खेतों में फ्री सेवा भी लेते थे। तो ये सामंती व्यवस्था भी नेपोलियन ने खत्म कर दी थी। और फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन जो क्षेत्र था उसमें जो प्रशासनिक विभाजन थे उनको भी सरल बनाया था। किसानों को भूदास्ता व जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई थी। किसान जो किसी बड़े भूमि के मालिक का दास बन के रहता था वो दास प्रथा इसने खत्म करी। जागीर दास प्रथा नहीं कहेंगे, भू दास्तव किसानों का, जो किसान बड़े किसानों के खेतों में रहकर करता था। तो जागीरदारी शुल्क जो पहले लोग किसी से मतलब खेत रेंट पे लेके खेती करता था वो चीज भी खत्म करी। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया था इसने। यातायात और मैंने लिखा नहीं है, यातायात और संचार के साधनों को भी इसने दुरुस्त किया था। और इन्होंने एक जैसे नाप तोल के पैमाने कर दिए थे। और शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया था। आपकी बुक में नेपोलियन वाला पैराग्राफ है, आपको भी पता पड़ा है आपने चैप्टर, तो वहां से और पॉइंट भी लिख सकते हैं। 5 सॉलिड पॉइंट आप याद कर लेना, चाहे 3 का है चाहे 5 का है, तो आप पूरे कर पाओगे अपना आंसर। ये पहले भी मैंने आपको बताया था, इम्पोर्टेंट है। यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो आपको भी आपने पढ़ा है। कला, काव्य, कहानियां, किस्से और संगीत संस्कृति का हिस्सा होते हैं। संस्कृति में इन हिस्सों का सहारा लेकर रोमानीवादियों के एक सांस्कृतिक आंदोलन था, उसके जरिए यूरोप के अंदर राष्ट्रीय भावना का मतलब जो कला, काव्य, कहानी, किस्से और संगीत की हेल्प से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना लाने के लिए जो आंदोलन चला था उसको रोमानीवाद कहते हैं। उस सांस्कृतिक आंदोलन को रोमानीवाद कहते हैं और उसके जरिए यूरोप के अंदर राष्ट्रीय भावना का विकास किया गया था। तो पहले बताते भी कि कहाँ पे हुआ था ये। 18वीं सदी के अंत में रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने पोलैंड की बात करते हैं, पोलैंड देश देश था, इसके कुछ हिस्से पर रूस ने और कुछ पर प्रशा ने और कुछ कुछ हिस्से पर ऑस्ट्रिया ने अपना कब्जा जमा लिया था। और मतलब इसको हिस्सों में 3 हिस्सों में बांट दिया था। यद्यपि पोलैंड अब स्वतंत्र भूभाग नहीं था, क्योंकि वो पोलैंड 3 देशों के कब्जे में था, स्वतंत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए पोलैंड के अलग अलग क्षेत्रों में रह रहे लोगों के बीच राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। मतलब जो पोलैंड के समझदार कलाकार लोग थे उन्होंने संगीत और भाषा के जरिए पोलैंड के लोगों के अंदर जो पोलैंड के प्रति उनका प्यार था उसको जीवित रखा। मसलन कैरोल कुरुपिस्की ये भी पोलैंड का रहने वाला था। इसने राष्ट्रीय संघर्ष को, जैसे हमारे गांधी जी ने वो चलाया था देश को आजाद करवाने का आंदोलन, वैसे इसने भी राष्ट्रीय संघर्ष जारी रखा। कैरोल कुरुपिस्की ने, वो एक गायक था, उसने ओपेरा और संगीत से गुणगान किया। जो पोलैंड का राष्ट्रीय संघर्ष था उसका प्रचार इसने कैसे किया, ओपेरा और संगीत से। और पोलेनस और मजूरका जैसे जो नृत्य थे पोलैंड के उनको राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया। वो हर जगह करता था कि ताकि जो पोलैंड के लोग हैं लेकिन अलग अलग देशों के अधीन रह रहे थे उनको पोलैंड की याद आती रही। तो पोलैंड के जो पोलेनस और मजूरका लोक नृत्य थे वो बार बार करके लोगों के आगे लेके जाता था, मतलब उनको राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया था पोलैंड के, ताकि पोलैंड के लोग अब पोलैंड से जुड़े रहें। रूसी कब्जे के बाद पॉलिश भाषा को स्कूलों में बाल पूर्व हटाकर, मतलब रूस के पोलैंड के जिस हिस्से पर रूस का कब्जा था, रूस ने वहां से जो पॉलिश भाषा थी उसको बिल्कुल खत्म करने का भी
वो करी थी, कोशिश करी थी। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह भी हुआ, जिसे आखिर मतलब रूस के विरुद्ध पोलैंड के लोगों ने हथियारों से भी लड़ाई लड़ी, लेकिन वो फिर भी पोलैंड के लोग कम थे, हार गए, 3 हिस्सों में बटे हुए थे। पोलैंड के अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। फिर जब वो हथियारों से भी लड़ाई ना जीत पाए तो उन्होंने भाषा को हथियार बनाया। तो चर्च के योजना और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पॉलिश का मतलब रूस के कहने के बावजूद भी वो धार्मिक शिक्षा किसमें देते थे, वहाँ के चर्च के जो पादरी वगैरह थे वो पॉलिश भाषा में ही देते रहे। वे और कुछ नहीं, लड़ाई नहीं लड़ सकते हम हथियारों से, तो हम भाषा का इस्तेमाल करके तो पॉलिश पोलैंड के साथ लोगों को जोड़ के रख सकते हैं। तो इसका नतीजा यह हुआ था कि बड़ी संख्या में पादरी और बिशपों को जेल में डाल दिया था रूस ने, क्योंकि वो रूस की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया था, क्योंकि उन्होंने रूसी भाषा का प्रचार करने से इनकार कर दिया। इस तरह पॉलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक में के रूप में देखी जाए। पोलैंड में देखो, पोलैंड ने संस्कृति के आधार पर, ये काव्य कहानियां किस्सों के आधार पर ही अपने जो अपना उनका देश 3 हिस्सों में बटा हुआ था उसको एकजुट करने के लिए संस्कृति का सहारा लिया। तो इस तरीके से संस्कृति के द्वारा राष्ट्रवाद लाने की भी कोशिश की गई यूरोप के अंदर। वो याद रखना, पोलैंड के ऊपर कौन कौन से देशों का प्रभुत्व था और किस किस ने उनको कैसे बोलो, ये भी याद रखना पोलैंड के किस व्यक्ति ने अपने लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीक बनाया था और राष्ट्रीय संघर्ष को ताजा रखने के लिए क्या क्या किया था। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। जर्मन कैसे एक हुआ था। वैसे तो मैंने बड़ा लिखा है, अगर आप लोग ये पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, लेकिन पहला वो बता देती हूँ, थोड़ा सा समझा देती हूँ कहानी, फिर उसका आंसर बताऊंगी। 1848 में जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में, आपको भी पता कि जर्मनी के जो ज्यादा पॉपुलेशन के जो प्रतिनिधि थे वो एक जगह इकट्ठे हुए थे। तो वहां पर उन्होंने एक और संसद बना ली थी 831 लोगों की। उसके बाद उन्होंने अपना संविधान बनाया था और उस तो उन्होंने मतलब ये कोशिश की थी कि वहां के राजा ऐसा राजा बने जो संविधान के अधीन हो। संविधान का प्रारूप तैयार करके राजनीतिक संगठनों ने जर्मन इलाकों में 1848 में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने निर्वाचित प्रतिनिधियों वाली संसद के द्वारा संविधान का रूप तैयार करके जर्मन भाषा राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी जिसे संसद के अधीन रहना था। लेकिन जिस राज्य को उन्होंने चुना था, फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को, वो इसलिए राजा नहीं बनना चाहता था क्योंकि वो अपनी शक्तियां कम नहीं करवाना चाहता था। वो निर्वाचित सभा का विरोधी था और संसद में निर्वाचित सदस्य मध्य वर्ग से संबंधित थे। जिन्होंने संसद में चुने गए थे वो मध्य वर्ग से संबंधित थे। उन्होंने खुद ने भी मजदूरों और कारीगरों की मांगों पर ध्यान नहीं दिया। तो एक तो वहाँ के जो राजे थे, अमीर लोग थे, राजतंत्र चाहते थे, वो भी उस संसद के विरुद्ध थे। इन खुद संसद ने मजदूरों और कारीगरों की तरफ ध्यान नहीं दिया, तो इसलिए कारीगर और मजदूर भी संसद के विरुद्ध हो गए, जिसके कारण मजदूर और कारीगर भी संसद के विरुद्ध हो गए। इस निर्वाचित संसद का विरोध कौन कौन कर रहा था? कुलीन वर्ग, अमीर लोग, सेना भी इसका विरोध कर रही थी, कारीगर और मजदूरों को इन्होंने खुद अपने विरुद्ध कर लिया था। इसलिए सैनिकों को बुलाकर असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। जब राजा जिसको बनाना चाहता है वो राजा नहीं बना, अमीर लोग भी विरुद्ध थे, इसके सेना भी कारीगरों और मजदूरों को इन्होंने खुद विरुद्ध कर लिया था। तो उसके बाद ये संसद को भंग होना पड़ा था, मजबूर हो गई। ये आपको समझाने के लिए कि जर्मनी के एकीकरण के लिए 1848 में कौन सा एफर्ट हुआ था, लेकिन इसको हम पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। ये आपकी बुक में ही है सब कुछ। मगर राष्ट्र निर्माण की उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने दबा दी थी। इन्होंने संसद बना के देश को मतलब संविधान लाने की कोशिश की थी, लेकिन वहाँ पे जो अमीर लोग थे, फौज थी, उसने इस संसद को खत्म करवा दिया था। उनका प्रशा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया था। मतलब जो अमीर लोग थे उनका जो जिन्होंने संसद खत्म की थी, उन्होंने प्रशा के भूस्वामियों ने भी जर्मनी में उनका साथ दिया था।
उसके पश्चात प्रशा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। बाद में प्रशा ने जर्मनी के एकीकरण के आंदोलन का जो था नेतृत्व संभाल लिया था। और वहां का प्रशा का एक प्रमुख मंत्री था ऑटो वन बिस्मार्क, जर्मनी के एकीकरण का जनक भी जिसको कहते हैं। ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था जिसने प्रशासन और नौकरशाही की मदद ली। मतलब प्रशा ने जर्मनी के एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया, तो वहां का एक मंत्री था जिसका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क, उसको जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। उसने इसके एकीकरण के लिए नौकरशाही, मतलब जो IAS ऑफिसर वगैरह जैसे लोग होते हैं उनकी मदद ली जर्मनी के एकीकरण में। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस तीनों को युद्ध में हरा दिया। प्रशा का जो ये है ऑटो वन बिस्मार्क है, इसने इसके नेतृत्व में प्रशा ने 7 सालों के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के तीनों को हरा दिया और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। और जनवरी 1800 मतलब इन्होंने जर्मन भाषी इलाकों पर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस ने कब्जा कर रखा होगा, तो फिर प्रशा ने उनको हरा दिया और इस तरीके से जर्मनी एक हो गया। और उसका राजा जो प्रशा का राजा था विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया। इस तरीके से जर्मनी का एकीकरण हुआ। अगला क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए और इसके मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाएं क्या थी। तो इटली के एकीकरण की प्रक्रिया भी लंबी और जटिल है जर्मनी की तरह। इटली था जो 7 राज्यों में बटा हुआ था, बस एक सार्डिनिया पीडमोंट, मतलब 7 राज्यों में बट के इसके ऊपर अलग अलग उसका राज था राजाओं का। और लेकिन एक था सार्डिनिया पीडमोंट जिसके ऊपर इटली के ही किसी व्यक्ति का राजवंश के व्यक्ति का राज था। तो सबसे पहली 1870 के दशक में यूसेपी मेसनी ने कोशिश की थी इटली के एकीकरण के लिए। उन्होंने गुप्त संगठन बनाए थे, जंग इटली नाम का गुप्त संगठन बनाकर इटली का एकीकरण करना चाहा, लेकिन वो असफल रहा था। यूसेपी मेसनी 1830 में कोशिश की थी उसने जंग इटली नाम का संगठन बनाकर इटली का एकीकरण करने की। इतालवी राजघराने द्वारा शासित सार्डिनिया पीडमोंट के मंत्री प्रमुख काबुर, ये थे। फिर जो सार्डिनिया पीडमोंट में कहनी यहाँ पे इटली के किसी व्यक्ति राजघराने का राज था, वहां का एक मंत्री था काबुर। उसने इटली के प्रदेशों को एक करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था। सार्डिनिया पीडमोंट का एक प्रमुख मंत्री काबुर था, उसने इटली को एक करने वाले आंदोलन का वो किया था नेतृत्व। फ्रांस से सार्डिनिया पीडमोंट की एक चतुर्कूट नीति फ्रांस के साथ एक ना सार्डिनिया पीडमोंट ने, जो कि इटली का ही एक हिस्सा था, यहाँ पर इटली के ही किसी राजवंश का वो था राज था, उसने फ्रांस के साथ एक कूटनीतिक संधि बनाई। कूटनीतिक बनाने वाला कौन था? काबुर था। तो सार्डिनिया पीडमोंट 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों से हरा पाने में कामयाब हुआ। फ्रांस से सार्डिनिया पीडमोंट की एक चतुर कूटनीतिक संधि जिसके पीछे काबुर का ही हाथ था। सार्डिनिया पीडमोंट 1859 में ऑस्ट्रेलियाई बलों से हरा पाने में कामयाब हुआ। मतलब जो उसने कूटनीतिक फ्रांस के साथ बनाई, काबुर ने बनाई थी, क्योंकि सार्डिनिया पीडमोंट का ही प्रमुख मंत्री था इसने। और उस कूटनीति के द्वारा उसने ऑस्ट्रेलियाई बलों को हरा दिया था। फिर नियमित सैनिकों के अलावा यूसेपे गैरिबोल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में, मतलब ये तो सिडनी पीडमोंट का जो वो काबुर था, मंत्री काबुर था, उसने तो ऑस्ट्रेलिया को तो हरा ही दिया। ऑस्ट्रिया ही है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया ही नहीं है, ऑस्ट्रिया। वहां पे ऑस्ट्रियाई, यहाँ पे ऑस्ट्रियाई आप लिख लेना अच्छी तरीके से। ऑस्ट्रियाई बलों को हरा दिया था फ्रांस के साथ एक चतुर कूटनीति बना के। बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ था। तो 5वां पॉइंट है, नियमित सैनिकों के अलावा यूसेपी गैरिबोल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में
सशस्त्र स्वयं सेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। मतलब इसके अलावा वो काबूल भी वो कर रहा था, लेकिन जियोसेपी गैरिबाल्डी ने भी, गैरिबाल्डी भी था जियोसेपी, जैसे मैसिनी ने वो बनाए थे, ऐसे एक व्यक्ति था जियोसेपी गैरिबाल्डी। उसने जो लोग इस मतलब इस लड़ाई के लिए स्वयं लड़ना आना चाहते थे आगे, तो उन लोगों की एक सेना बनाई उसने। स्वयं इटली के एकीकरण के लिए लड़ना चाहते थे, वो उनकी एक वो सेना बनाई। 1860 में वे दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्यों में प्रवेश कर गए। 1860 में वे, मतलब ये जो गैरिबाल्डी है वो दक्षिण इटली, साथ ही हिस्सों में इटली बटा हुआ था, तो दक्षिण इटली में घुस गए 18 इन स्वयं सेवकों की हेल्प से, जो उसने सेना बनाई थी, और 2 सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गया और स्थानीय किसानों का समर्थन पाकर स्पेनी शासकों को हटाने में सफल हो गई। और जहाँ पर ये गैरिबाल्डी लड़ाई करने गए थे, वहाँ के जो किसान थे उन्होंने इसका साथ दिया था। वहाँ पे जो स्पेन की लोग वहाँ पे वो कब्जा करके रखे हुए थे इटली और मतलब 2 सिसिलियों पे, तो वहाँ पर गैरिबाल्डी ने स्वयं सेवकों की सेना और किसानों का समर्थन पाकर जो वहाँ पर स्पेनी शासक थे उनको हटा दिया था। और 1861 में एमेनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर दिया था। तो इस तरीके से इटली का एकीकरण हुआ। ये सिलसिलेवार घटनाएं याद कर लेना, आपको याद हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये याद भी होगा, हमने चैप्टर पढ़ा था। अगला क्वेश्चन, मगर इटली के मतलब इसमें ये भी लिखा है ना क्या क्या बाधाएं आई थी, जबकि इटली का ये वो हो गया था, ज्यादा निवासी अनपढ़ थे। इटली का एकीकरण भी हो गया था। एकीकरण में जिन्होंने हिस्सा लिया था उनको पता ही नहीं था इटालिया क्या है, मतलब कि उसका जो वो है, हम कहते हैं जो लोगों में देशों को एक रूप दिया गया था ना, नारी रूप दिया गया था, वो इटली को इटालिया का नारी रूप दिया गया था। तो वहाँ के जो किसानों ने गैरिबाल्डी का साथ दिया था, जहाँ और लोग थे तो वो ज्यादा अनपढ़ थे इटली के लोग, उनको उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा द्वारा इटली को एक किया गया था, उसके बारे में उनको कोई ज्ञान नहीं था। दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी का साथ दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना भी नहीं था, इटली कौन है। तो वहाँ ज्यादा प्रॉब्लम क्या आई थी, इटली के ज्यादा जो किसान वगैरह जो लोग थे वो अनपढ़ थे, वो उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा को भी नहीं जानते थे। दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबाल्डी का साथ दिया था उन्हें पता भी नहीं था इटालिया कौन है, और वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर एमेनुअल की पत्नी है, जो कि वो थे जो सार्डिनिया पीडमोंट के राजा थे। वही जब इटली एकीकरण हो गया था तो सार्डिनिया पीडमोंट के जो विक्टर एमेनुअल थे वही वहाँ के राजे बने थे। तो लोग जो अनपढ़ किसान थे वो इटालिया को विक्टर एमेनुअल की पत्नी समझते थे, उनको कोई ज्ञान नहीं था इतना। आगे ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था, चर्चा कीजिए। तो ब्रिटेन में भी आपको पता है वहां पर तीन वो थे, जैसे कि हमारा ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह थे, 3 द्वीप समूह थे। तो ये भी जो ब्रिटेन है जिसको हम इंग्लैंड कहते हैं, इसका निर्माण भी अचानक नहीं हुआ। इंग्लैंड जब ब्रिटेन का ये इसको अचानक हुई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं है। ब्रिटेन राष्ट्र राज्य का निर्माण अचानक कोई उथल पुथल या क्रांति का परिणाम नहीं था, ये एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। 18वीं सदी में के पहले 18वीं सदी के पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। 18वीं सदी से पहले ब्रितानी राष्ट्र था ही नहीं। ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोगों अंग्रेज, वेलिश, स्कॉट या आयरिश की मुख्य पहचान निर्जातीय थी। राष्ट्र जो ब्रितानी या इंग्लैंड है वो राष्ट्र राज्य नहीं था। ब्रितानी द्वीप समूह में रहने वाले लोग कौन थे? अंग्रेज थे, वेलिश थे, स्कॉट थे। 4 तरीके के लोग रहते। आयरिश की मुख्य उनकी कोई जातीय पहचान नहीं थी, 4 तरीके के लोग रहते थे। इन सभी जातीय समूहों की अपनी सांस्कृतिक और राजनीतिक परंपराएं थी। ब्रितानी राष्ट्र राज्य नहीं था, लेकिन ब्रितानी द्वीप समूह में 4 तरीके के लोग रहते थे, उनकी अपनी अपनी संस्कृति और राजनीतिक परंपराएं थी। फिर अब कैसे बना ब्रितानी
राष्ट्र राज्य तो वो आगे पढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे अंगल राष्ट्र की, एक अंगल राष्ट्र था वहां पर, उसकी धन दौलत और अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई, वह द्वीप समूह के अन्य राष्ट्रों पर अपना प्रभुत्व बढ़ाने में सफल हुआ। पहले तो ये 4 तरीके के लोग रहते थे, इनकी अपनी संस्कृति और राजनीतिक परंपराएं थी। ब्रितानी द्वीप समूह में कोई वो राष्ट्र राज्य नहीं था, लेकिन जब वहां पे अंगल राष्ट्र की धन दौलत अहमियत और सत्ता में वृद्धि हुई थे, उसने द्वीप के जो बाकी अन्य राष्ट्र थे छोटे छोटे, उनके ऊपर अपना कब्जा करना शुरू कर दिया, यानी कि अन्य देशों के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया वहां पर। फिर उन्होंने अंगल संसद के द्वारा वहां पर राजतंत्र खत्म कर दिया, उनके ऊपर कब्जा करके सभी हिस्सों पर ब्रितानी द्वीप समूह के उसने अंगल संसद बना लिया। अंगल लोगों ने अंगल संसद बना ली, अंगल राष्ट्र ने 1688 में, और राजतंत्र को खत्म करके राष्ट्र राज्य का निर्माण किया, जिसके केंद्र में इंग्लैंड था। इंग्लैंड यानी कि इंग्लैंड को ही हम ब्रिटेन कहते हैं। मतलब जो संसद बनाएगी 1688 में, राजतंत्र खत्म किया गया, जिसके द्वारा उसका जो मेन कौन था, इंग्लैंड यानी कि ब्रिटेन था। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन संसद के बन गई। उसके बाद राजतंत्र खत्म कर दिया। फिर इंग्लैंड और स्कॉटलैंड को मिला के एक यूनियन एक्ट के द्वारा स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम, जिसको हम यूनाइटेड इंग्लैंड को यूनाइटेड किंगडम भी तो कहते हैं, ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। फिर वही उसमें स्कॉटलैंड भी इंग्लैंड में मिला लिया गया। इससे इंग्लैंड व्यवहार में स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व मा पाया। मतलब जब यूनियन होगी तो प्रभुत्व किसका था, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड जब मिले तो प्रभुत्व था इंग्लैंड का। तो स्कॉटलैंड की खास संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को योजनाबद्ध तरीके से दबाया गया। तो मतलब इंग्लैंड ने स्कॉटलैंड की संस्कृति और राजनीतिक संस्थानों को प्लानिंग से दबाया, और स्कॉटलैंड के लोगों को ना तो अपनी जो उनकी गैलिक भाषा थी, ना तो वो गैलिक भाषा बोल सकते। स्कॉटलैंड के लोग जब इंग्लैंड के साथ मिल गया स्कॉटलैंड, ना वो अपनी राष्ट्रीय पोशाक पहन सकते थे, ना वो अपनी आज़ादी व्यक्त कर सकते थे। मतलब कि स्कॉटलैंड को इंग्लैंड में मिला लिया गया संसद के द्वारा राजतंत्र वगैरह खत्म करके। फिर अब आयरलैंड रह गया। आयरलैंड के साथ भी स्कॉटलैंड जैसे ही व्यवहार किया गया। आयरलैंड का हाल भी स्कॉटलैंड की तरह ही हुआ। आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दो धार्मिक गुट रहती थी। अंग्रेजों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वालों को बहुसंख्यक कैथोलिक पर प्रभुत्व बढ़ाने में, जबकि प्रोटेस्टेंट के थे अल्पसंख्यक थे, लेकिन इनको इंग्लैंड ने मदद की बहुसंख्यक कैथोलिक पर प्रभुत्व जमाने। मतलब ये ज्यादा होते हुए जो कैथोलिक थे ज्यादा थे, लेकिन ये प्रोटेस्टेंट कम थे। तो अंग्रेजों ने क्या करा, इनकी हेल्प करके कैथोलिक के ऊपर प्रभुत्व जमा दिया। तो ब्रितानी प्रभाव के विरुद्ध हुए कैथोलिक, फिर कैथोलिक लोगों ने जब इंग्लैंड ने या अंग्रेजों ने आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट से हमला करवा दिया, कैथोलिक के ऊपर कब्जा करवा दिया, तो कैथोलिक लोगों ने भी फिर उसका विरोध किया। लेकिन इन्होंने उसको भी विरोध को, कैथोलिक का जो विरोध था उसको निर्ममता पूर्वक को चल दिया। 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर दिया गया। मतलब आयरलैंड उसमें शामिल नहीं होना चाहता था। जो स्कॉटलैंड और इंग्लैंड को मिला के यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन बनाया गया था, उसमें आयरलैंड को भी मतलब उससे बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में आयरलैंड को भी मिला लिया गया। एक नए ब्रितानी राष्ट्र का निर्माण किया गया, मतलब ब्रिटेन का निर्माण किया गया ऐसे। और ब्रिटेन के प्रतीक चिन्ह ब्रितानी झंडे को यूनियन जैक कहते हैं, ये याद कर लेना। ब्रितानी झंडे का नाम क्या है, यूनियन जैक। जब नया पूरा बन गया ब्रिटेन आयरलैंड और स्कॉटलैंड को मिलाने के बाद, उसके बाद ब्रितानी राष्ट्र के नाम से जाना गया। और उसका एक उसके प्रतीक चिन्ह क्या है, ब्रितानी झंडा यूनियन जैक, और उसका राष्ट्रीय गान बना दिया गया गॉड सेव अवर नोबल किंग को खूब बढ़ाना। वहाँ का राष्ट्रीय ब्रितानी राष्ट्र जब बन गया, उसके बाद ब्रितानी झंडा जो यूनियन जैक था उसको अपनाया गया, और राष्ट्रीय गान गॉड सेव अवर नोबल किंग को अपना लिया गया। इस तरीके से इंग्लैंड का एकीकरण हो गया। आगे 7वां क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी है। वहां मतलब यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद कैसे आया, या राष्ट्र राज्य कैसे बनी। तो फ्रांस की क्रांति ने, पहले तो फ्रांस की क्रांति से पहले लोग कहते थे कि समाज को बदला नहीं जा सकता, लेकिन
जब फ्रांस की क्रांति हुई तो सारी दुनिया ने मान लिया कि हाँ कि समाज को बदला जा सकता है, राजतंत्र को खत्म किया जा सकता है। और रूसो, मॉन्टेस्क्यू जैसे दार्शनिक जो हुए हैं, जो आई जॉक जैसे दार्शनिक हुए, उनके विचारों, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे के विचारों से भी यूरोप में राष्ट्रवाद आया। नेपोलियन नेपोलियन वो लेके आया, मतलब लोकतंत्र जैसे बदलाव लेके आया, उसके कारण भी यूरोप में राष्ट्रवाद आया। और मध्य वर्ग का उदय, मतलब कि पहले जो वो लोग थे, गरीब लोग थे, उनको लोग उनसे ज्यादा काम करवाते थे, उनसे कर लिए जाते थे। लेकिन जब मध्य वर्ग आ गया, जो कि पढ़ा लिखा हुआ गरीब लोग, जो तीसरी वहाँ का जो यूरोप का समाज था, वो तीन कुलीन, पादरी और गरीब लोगों में बटा हुआ था। तो जो तीसरी स्टेट के लोग थे, जब वो पढ़ लिख गए थे, व्यापार करके संपन्न बन गए थे, तो उन्होंने भी स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के विचारों के द्वारा वहां पर ये राजतंत्र को खत्म करने की पहल की थी उन्होंने। तो वहाँ उसके कारण भी राष्ट्रवाद का विचार यूरोप में को बढ़ावा मिला। भाषा तथा संस्कृति के आधार पे, जैसे पोलैंड में हुआ था, क्योंकि वो हथियारों से तो जीत नहीं पा रहे थे, उन्होंने भाषा और संस्कृति के द्वारा पोलैंड को में राष्ट्रवाद को मजबूत किया था। और राष्ट्रों का मानवीकरण, जैसे कि हर देश में से प्यार करने के लिए, जैसे जर्मनी की जर्मेनिया, इटली की इटालिया बनाया गया, भारत के भारत माता बनाकर देश के अंदर देश से प्यार पैदा करने की कोशिश की गई, राष्ट्रवाद लाने की कोशिश की गई। और स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूप का प्रयोग किया गया। स्वतंत्रता जैसे दिखाया गया, हमने इस चैप्टर के शुरुआत में देखा कि उसको दिख रहा है कि जैसे वो लोग स्वतंत्रता के स्टैचू के पास पहुंच रहे हैं, जो राजतंत्र के विरुद्ध लड़ते जा रहे हैं। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं के प्रतीक के से व्यक्त किया गया। जैसे आपको याद होगा कि स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी, टूटी जंजीर, इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त किया गया जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई और वह तराजू लिए हुए, मतलब ऐसे वो प्रतीक लाकर लोगों के अंदर राष्ट्रवाद लाने की कोशिश की गई थी। तो ये सारे वो कारण है जिसके कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उत्थान हुआ। आगे पढ़ते हैं। 1804 की नागरिक संहिता के प्रावधानों को उल्लेख कीजिए। अब आप ऊपर भी पढ़ चुके हो, ये सारे, ये दोबारा रिपीट होएगा। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन संहिता के नाम से भी जाना जाता है, इस संहिता द्वारा जन्म आधारित विशेष अधिकार समाप्त कर दिए गए। इस संहिता के द्वारा जो लोगों को, अमीर लोगों को जन्म से विशेष अधिकार मिले हुए थे, वो खत्म कर दिए गए। इस संहिता में कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति का आधार सुरक्षित बनाया गया। इस संहिता के द्वारा प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया था और सामंती वस्तुओं को खत्म किया गया और किसानों को भू दास्तव और जागीरदारी शुल्कों से मुक्त कराया गया। वो ऊपर वाले के जो पॉइंट थे वही आएंगे। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। हर क्षेत्र में, पहले वहां यूरोप में अलग थोड़ी सी तरवार नाप तोल के तरीके वो बदल जाते थे, पैमाने बदल जाते थे, उनको एक समान बनाया नेपोलियन ने। हर क्षेत्र में एक समान मुद्रा लागू की। कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। ये सारी उसने नेपोलियन राजतंत्र लेके आया था, लेकिन फिर भी उसने ऐसे सुधार किए थे जिससे लोग उसका समर्थन कर सकें। मतलब लोकतंत्रीय जैसे संविधान होते हैं, वैसे ही उसने सुधार किए थे वहां पे। 1830 का दशक यूरोप के लिए आर्थिक मुसीबतों को लाने वाला दशक था। तर्कों से कथन की व्याख्या कीजिए। ये पैराग्राफ ही दे रखा है बच्चों उसके अंदर, उसमें 1830 का जो बुरा समय था यूरोप के लिए और जो 1848 का वो दे रखा है। लेकिन अब हम 1830 में कैसा समय था वो पढ़ेंगे। इस समय जनसंख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई थी 1830 में। ज्यादातर देश थे जो यूरोप के, वहां पे नौकरी ढूंढने वालों की तादाद ज्यादा थी, मतलब नौकरियां उतनी नहीं थी जितने लोगों को नौकरी चाहिए थी, तो ज्यादा मतलब वहां पर बेरोजगारी फैली हुई थी 1830 में यूरोप में। ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग थे वो भीड़ भरी शहरों की बस्तियों में आ गए थे रहने के लिए, तो जहाँ बीमारियां भी फैली थी। और नगरों में लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से, मतलब वहां पे छोटे छोटे यूरोप के कई देशों में, मतलब ओनली इंग्लैंड में ही उद्योग मशीनों से ज्यादा बड़े पैमाने पर कपड़ा बनाया जा रहा था। लेकिन बाकी यूरोप के अंदर जो लघु छोटे छोटे उत्पादक थे,
जो मशीनों से कपड़ा नहीं बनाते थे उनको इंग्लैंड के बने हुए कपड़े से, जैसे हमारे भारतीय हथकरघों को वो करनी पड़ी थी, प्रतिस्पर्धा कंपटीशन करना पड़ा था, वैसे ही यूरोप के खुद के कुछ देशों को भी इंग्लैंड के मशीन से बने कपड़े से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी थी। इंग्लैंड में औद्योगिकरण का स्तर महाद्वीप यूरोप महाद्वीप के बाकी हिस्सों से ऊंचा था। महाद्वीप को यह प्रतिस्पर्धा कपड़ा उद्योग में ज्यादा झेलनी पड़ी थी। यूरोप महाद्वीप को जो कपड़े के उसमें कंपटीशन ज्यादा झेलना पड़ा था, क्योंकि उसका उत्पादन मुख्यतः घरों और छोटे कारखानों में होता था और केवल आंशिक रूप से मशीनीकृत था, क्योंकि ओनली इंग्लैंड में बड़े पैमाने पे हो रहा था, बाकी यूरोप के अंदर घरों में और छोटे कारखानों में कपड़ा बनाया जाता था, जिसके कारण जो लोग घरों में छोटे कारखानों में बनाते थे उनको इंग्लैंड के बने कपड़े का कंपटीशन करना पड़ता था, मतलब ज्यादा इंग्लैंड का बिकता होगा, उनका बना हुआ कपड़ा कम बिकता होगा। तो यूरोप के तो जो घरों में कपड़ा बनाते होंगे तो उनकी आर्थिक आर्थिक स्थिति खराब होगी इस समय। यूरोप के उन इलाकों में जहाँ कुलीन वर्ग अभी भी सत्ता में था, किसानों को सामंती शुल्क और जिम्मेदारियां निभानी पड़ती थी। यूरोप के जिन इलाकों में अभी भी राजतंत्र जैसे हालात थे, वहां पर लोगों को अभी भी, जहाँ पर नेपोलियन नहीं पहुंच पाया होगा, कुछ हिस्सों में सामंती शुल्क और जिम्मेवारियां अभी भी निभानी पड़ी होंगी। खाने पीने की चीजों की कीमत बढ़ने या फसल खराब होने के कारण शहर और गांव के लोगों में कीमत बढ़ रही थी। एक वहाँ ठंड पड़ती थी, फसलें थोड़ी थोड़ी समय बाद खराब हो जाती थी, तो जब फसलें खराब हो जाती थी तो खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ जाती थी, और शहर और गांव में जो गांव में लोगों में व्यापक गरीबी फैल जाती थी। ये सारे कारण है, बुक में भी यही पढ़ने, कई लोगों ने आपको छोटे छोटे पॉइंट पढ़ा दिए होंगे, लेकिन अगर आप यही आंसर लिखोगे एनसीईआरटी वाला तो मार्क्स मिलेंगे आपको कि 1830 में यूरोप की कैसी हालत थी। आगे पढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी में महिलाओं के चित्र किस प्रकार राष्ट्रवाद के रूपक में परिवर्तित हो गए, उदाहरण से व्याख्या कीजिए। आपको पता है कि वहाँ यूरोप में राष्ट्रवाद को लाने के लिए जो देश थे, देश को किसके रूप में, नारी के रूप में दिखाया गया था। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद लाने के लिए राष्ट्र का मानवीकरण किया गया। कलाकारों द्वारा, दूसरे शब्दों में, उन्होंने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो, मतलब लोगों के अंदर देश के प्रति प्यार पैदा करने के लिए उनको देश को ऐसे दिखाया गया जैसे कि कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता, पुरुष रूप में नहीं देशों को दिखाया जाता था, नारी रूप में दिखाया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वो असल में कोई नारी नहीं होती थी, कोई महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का, मतलब वैसे हम देश को, लोगों को भारत कहते तो उनको समझ नहीं आता। जब भारत को भारत माता के रूप में दिखाया गया तो लोगों को उसके साथ प्यार पैदा हुआ। तो ऐसे ही ब्रिटेन और इटली और जर्मनी में भी हुआ। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का, मतलब जैसे माँ होती है, बच्चा माँ का रूप होता है, उसको प्यार करता है, ऐसे ही देश को भी एक औरत का रूप दिया गया ताकि उस देश के लोग उस रूप को प्यार करें। यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। यूरोप में राष्ट्रवाद लाने के लिए जो देश थे उनको एक नारी की छवि दे दी गई। तो इसी प्रकार नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। इस प्रकार नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं शताब्दी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया, मतलब फ्रांस में इस चीज को, जो देशों को नारी रूप दिया जाता था, उसको ईसाई नाम मारियान दिया गया फ्रांस में, जिसने जन राष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। इसी तरह जर्मन या जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गए। तो ये आपके बुक में ही है एनसीईआरटी के, और यही लिखोगे तो ही आंसर वो मिलेगा आपको। आगे जो हमारे पैराग्राफ के क्वेश्चन है, अर्नेस्ट रेनर कौन था? मैं पूरा पहला ढंग से भी पढ़ाया हुआ आप लोगों को। वो एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। अर्नेस्ट रेनर कौन था? एक फ्रांसीसी दार्शनिक था। अर्नेस्ट रेनर के अनुसार राष्ट्र की मुख्य विशेषताएं क्या थी? लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। एक तीसरा, स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए राष्ट्र की क्या भूमिका है? स्वतंत्रता के अस्तित्व, स्वतंत्रता का हमें फीलिंग कैसे आएगी? अगर कोई राष्ट्र होगा तो राष्ट्र को होना,
स्वतंत्रता की गारंटी है। अगर राष्ट्र कोई देश होएगा तो ही स्वतंत्रता की जरूरत है, अगर राष्ट्र ही नहीं है तो स्वतंत्रता की क्या जरूरत है। तो स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए राष्ट्र की क्या भूमिका है। राष्ट्र का होना स्वतंत्रता की गारंटी है, इसलिए राष्ट्र का होना स्वतंत्र। अगर कोई राष्ट्र का मतलब वही होता है जो जिसके ऊपर कोई किसी देश का दबाव ना हो, जो अपनी इच्छा से अपने देश को चला सके। तो अगर कोई देश राष्ट्र है तो इसका मतलब वहाँ स्वतंत्रता है। अगर स्वतंत्र राष्ट्र नहीं होगा तो वहाँ स्वतंत्रता नहीं होगी। तो राष्ट्र का होना ही स्वतंत्रता की गारंटी है, इसलिए राष्ट्र आप लोग समझ गए होंगे। स्वतंत्र जो देश थे जब वो अपनी इच्छा के अनुसार अपने देश को चलाने लगे और उनके ऊपर कोई बाहरी शक्ति नहीं दबाव डाल सकती थी, वो राष्ट्र होते हैं। तो इसका मतलब राष्ट्र का होना ही स्वतंत्रता की गारंटी है। तो इसलिए राष्ट्र का होना स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए जरूरी है। हमने राष्ट्र को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। एक राष्ट्र, एक सामान्य भाषा, क्षेत्र, इतिहास, जातीयता। जहाँ एक मतलब राष्ट्र कैसे होता है, एक राष्ट्र क्या होता है जहाँ सामान्य भाषा, एक सामान्य भाषा बोलने वाले और एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों से राष्ट्र बनता है। इतिहास, जातीयता, एक सामान्य भाषा, क्षेत्र, एक सामान्य भाषा, क्षेत्र, इतिहास। किसी क्षेत्र का एक ही इतिहास हो, एक ही भाषा हो, एक जाति हो, या एक सामान्य एक जैसी संस्कृति हो। मतलब एक भाषा, इतिहास, एक ही जाति और जहाँ एक सामान्य संस्कृति के आधार पर जो गठित होता है, गठित लोगों का एक समूह होता है जिसको राष्ट्र कहते हैं। एक सामान्य भाषा, क्षेत्र, इतिहास, जातीयता, जहाँ एक सामान्य संस्कृति के आधार पर गठित लोगों का एक स्थिर समुदाय जिसको हम राष्ट्र कह सकते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको मैंने आसान भाषा में आंसर बनाए हैं। अगर इसको वीडियो को बार बार सुनोगे तो आपको यूरोप में राष्ट्रवाद वाला जो चैप्टर मुश्किल लगता है वो भी आसान हो जाएगा। तो बच्चों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू बच्चों।